जहां एक तरफ अजीत डोभाल चीन यानी बीजिंग पहुंचे हुए, तो वहीं दूसरी तरफ बीते 24 अगस्त को एस जयशंकर रूस पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सर, टू द पॉइंट एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि क्या रूस से सस्ती खाद्य ऊर्जा के बदले व्यापार और संतुलन भारत के हित में है? देखिए, वो जो 100 बिलियन का बहाना है तो वो तो अभी भी ज्यादातर तो रूस के पक्ष में ही है, क्योंकि हम तेल बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं। जिस ढंग से हॉर्मुज के कारण से तेल सप्लाई बंद हुआ है, भले हम वेनेजुएला से ले लें, भले हमें कुछ एलएनजी जो है वो अमेरिका से भी ले रहे हैं, कुछ चीजें हम कनाडा से भी मंगवा रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक हमें निर्भर रहना पड़ रहा है रूस पे। और पुतिन इस मामले में जो भारत के साथ जो दोस्ती है वो उसको निभा रहे हैं। मोदी के साथ उनका जो अपना केमिस्ट्री है पिछले 12 सालों का, उसके कारण से अगर उन्होंने ये दे दिया है कमिटमेंट, और जो जयशंकर के सामने बोल रहे हैं कि हम कमी नहीं होने देंगे, अब है क्या कि ऐसे एरिया ढूंढे जा रहे हैं जिन एरिया में हम उनको सप्लाई कर सके। जैसे दवाओं की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, खाद्य पदार्थों की सप्लाई होती है, और ऐसे ऐसे एरिया भी ढूंढे जा रहे हैं जिस एरिया जिन क्षेत्रों में हम भारत जो है वो रूस को सप्लाई करे। रूस को जरूरत भी उसकी है, हार्डवेयर के क्षेत्र में भी जरूरत है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, तो उन सब चीजों को कर रहा है। और भारत जो है वो दोनों को साध रहा है। अगर आप देखेंगे कि सखाइन ऐसे कुछ नाम है, वहां उनका क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र में, जहां पे भारत का जो है वो भारत पेट्रोलियम ने निवेश किया है वहां तेल में। और वहीं जो है वेनेजुएला में भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वहीं भारत निवेश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारतीय कंपनियां वेनेजुएला में जाके तेल निकालें, क्योंकि वहां स्थिति खराब थी, बहुत प्रतिबंध के कारण वहां तेल उत्पादन उस ढंग से नहीं हो रहा था। तो भारत जो है वो हर तरफ अपनी चीजें उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। और पुतिन के साथ जो मुलाकात है वो बहुत खास है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ लगी हुई थी। भारत पे अगर मतलब 25% जुर्माना लगा दिया अमेरिका ने कि तुम बंद कर दो तेल खरीदना रूस से, कम भले उस वक्त हुआ, लेकिन भारत ने कभी बंद नहीं किया। भारत ये कमिटमेंट रहा, और भारत ये कहने वाला मतलब उनके सामने है, पुतिन के सामने मोदी ने कह दिया कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से आप सुलझाओ। और जेलेंस्की को भी कहा, यूक्रेन को भी कहा। और आप देखिए कि अंत में बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। आज इतने साल हो गए, अभी तक युद्ध जारी है, लोग मर रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। तो कोई भी रास्ता जो है, जो बीच का रास्ता हो, जो भी हो, बातचीत से निकल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूरोप की बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो कि दोनों के बीच में शांति हो सकता है कि कुछ हथियार सप्लाई करने वाला जो ग्रुप है अमेरिका का, जैसा कि तुलसी गवार्ड ने बहुत पहले कहा था, युद्ध शुरू होने के पहले कहा था, आपको ध्यान होगा कि ये युद्ध जो है वो जो चूंकि अफगानिस्तान का युद्ध खत्म हो गया है, और जो अमेरिकी कंपनियां जो हथियार सप्लाई करती हैं उनको कोई नया फील्ड चाहिए, तो वो एक नया क्षेत्र उन्होंने ढूंढ लिया है, वो अब यूक्रेन को बेच रहे हैं। तो बहुत सारे उसमें मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसमें घुसे होते हैं, वो उसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत जो है वो यूक्रेन से भी बात कर रहा है, उसकी जो जरूरतें हैं वो भी कर रहा है पूरी, और जो रूस के साथ है ही। और रूस के चाहे जितने भी लोगों ने कहा है कि भारत के हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, यहां तक कह दिया था, लुटनिक शायद ने कहा था, किसी ने कहा था वहां बिल्कुल सर, कि भारत के हाथ जो है वो यूक्रेनियन के खून से रंगे हुए हैं, और उसका जवाब भी दिया था जयशंकर ने। तो ये चीजें जो है वो हैं, लेकिन जो पुतिन के साथ जो बातचीत हो रही है वो अगले मुझे लगता है कि एससीओ में भी मुलाकात होगी, और जो ब्रिक्स की मीटिंग है उसमें भी मुलाकात होगी। उसके अलावा भी अगर कुछ बैठकें हुई तो वहां भी भारत और मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। एक और कोई बैठक, साढ़े 3 बार मुलाकात अगले 2-3 महीनों में होने वाली है। और जो दिसंबर में जाके जो होता है शिखर वार्ता, तो पिछले बार पुतिन यहाँ आए थे, हो सकता है मोदी का कार्यक्रम वहां जाने का बने। तो रूस के साथ जो है एक भरोसेमंद साथी जो है ना, अभी से नहीं 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, जब अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का साथ दे रहा था, सब कुछ कर रहा था,
तो रूस एक भरोसेमंद सोवियत संघ था। सर इस बीच एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और छोटा सा इस पर कमेंट आपसे लूंगी, आपकी राय लूंगी कि क्या पश्चिमी पाबंदियों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं यानी कि रुपया और रूबल की बात करें तो उसमें व्यापार सुरक्षित रहेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से रहेगा। समस्या ये हो रही है भी थोड़ी सी ये है कि वो एक तरफा व्यापार ज्यादा है, मतलब रूस से हम ज्यादा ले रहे हैं और हम नहीं दे रहे जी। हैं। कुछ बैंकों में अकाउंट खोले भी गए हैं, उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं। आरबीआई भी बोल रहा है कि आप करो, उसमें रुपये में भी कहा गया कि रुपये में आप, आरबीआई ने छूट दी है तमाम को कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, रुपये में आप डील कर सकते हो। तो चूंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है उसमें, क्योंकि पेमेंट का आपको स्विफ्ट से निकल के, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट का जो है वो स्विफ्ट है उनका, जिससे आप पेमेंट कहीं भेजते हो, कुछ करते हो, उससे चूंकि रूस को बाहर कर दिया है। तो एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की बात हो रही थी, वो ब्रिक्स में हो रही थी कि हम एक नया पेमेंट सिस्टम बनाएं, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है वो चौकन्ना है और उसको लग रहा है कि ये पेमेंट सिस्टम अगर नया बनाते हैं तो ये फिर नई करेंसी भी ले आएंगे ब्रिक्स की। और जिसपे धमकी दिया था ट्रंप ने, आपको ध्यान होगा कि अगर वो नई करेंसी लाता है ब्रिक्स तो हम जो है वो तो 500%, 200% जो कुछ बोला था, कितना टैरिफ लगा देगा सब पे। वो टैरिफ की धमकी उस वक्त थी। खैर उनकी टैरिफ जो है वो खत्म हो गई, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी धमकी को खत्म कर दिया और वो टैरिफ सब, अब जो पैसे लिए थे जिन लोगों टैरिफ वसूला था, अब वो कोर्ट में है कि भाई उनको वापस करो, वो एक अलग चीज चल रही है वहां पे। तो ब्रिक्स जो है वो उसमें इंडिया भी है, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है, उसमें ब्राजील भी है। ब्राजील के खिलाफ भी तमाम तरह के प्रतिबंधों की बात अमेरिका करता रहता है। तो भारत जो है वो देख रहा है कि कैसे इस चीज को करें और पेमेंट सिस्टम कैसे बने, क्योंकि हम सिर्फ कह दें कि हम रुपया रूबल में कर देंगे पेमेंट, लेकिन एक डील जब हुई है तो रुपया कैसे वहां पे भेजेंगे, वो जो जाएगा वो क्या उसका उपयोग होगा, बैंक कौन सा उसका कैसे करेगा। तो डिजिटल बैंक ही बनाए हैं, अकाउंट भी खुल रहे हैं, ज्वाइंट मतलब जो एस्क्रो अकाउंट जो है वो खोले जा रहे हैं उसमें। वो उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे पिछले बार के हुए एससीओ समिट के बाद अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दबाव में आ गए, जहां वो एक तरफ भारत के लिए तमाम बयान दे रहे थे और टैरिफ को लेकर जो है बार बार धमकी दी जा रही थी, तो वहीं एससीओ समिट में जब तीन महाशक्तियां भारत, रूस और चीन मिला, उसके बाद ट्रंप पे किस तरीके से दबाव बना था। अब एक बार फिर से देखना होगा कि क्या बीजिंग जो है वो इस समिट में सम्मिलित होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर सम्मिलित होता है तो इन तीनों महाशक्तियों के मिलने से एक बार फिर जो है ट्रंप पर यानी कि अमेरिका पर क्या दबाव बनेगा।